दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों अभी जो है यूपी ट्रिपल एसी जो वीडियो री एग्ज़ाम है उसके लिए हम देखेंगे। ये टेस्ट जो है मंत्रा पीसीएस का है, तो हम देखेंगे सबसे पहले टेस्ट नंबर 1 जो है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? तो इसमें दोस्तों आंसर जो है ये सही है, यूनेस्को ने किया। किस संस्थान ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया? तो आंसर हो गया यूनेस्को। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। यूनेस्को ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों यानी एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल्स क्राफ्ट की सूची जारी की, जिसका नाम हैंडमेड फॉर द जिसका नाम जो है हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल है। यह उनके निर्माण के पीछे की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, उनकी घटती लोकप्रियता के कारणों का उल्लेख करता है और उनके संरक्षण के लिए रणनीति प्रदान करता है। तमिलनाडु से टोडा कढ़ाई और सुगड़ी, हैदराबाद से हिमरू बुनाई और उड़ीसा से बंध टाई और डाई बुनाई जैसे कुछ शिल्प इसमें शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? बताइए। तो ये जो है इंदौर ने जो है पहला स्थान हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? इंदौर जो है, और इंदौर जो है लगातार 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 3, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है संचार मंत्रालय से जुड़ा है। ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा डी सही। डी टिक कीजिए। दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के तहत एक निकाय यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने आधिकारिक तौर पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना है। टीटीडीएफ का उद्देश्य ग्रामीण विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में अनुसंधान और विकास को फंड्स देना है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय युवा 2.0 योजना से जुड़ा हुआ है? तो युवा 2.0 योजना से कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है? ये है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने 2 अक्टूबर को युवा 2.0, देखिए कभी कभी इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछ देगा, तो युवा का जो है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स का उद्घाटन किया। यह युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना है। युवा 2.0 भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोषित करने के लिए 30 वर्ष से कम उम्र के युवा और महत्वाकांक्षी लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये जो है तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता, तेलंगाना जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, श्वेते पाबो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता किस देश के आनुवंशिकविद है? तो ये जो है स्वीडन के हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी सही। चलिए देखते हैं डिटेल में। स्वीडिश आनुवंशिकीविद श्वेते पाबो ने विलुप्त हेमनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए शरीर विज्ञान या चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता। पाबो ने निएंडरथल के जीनोम को अनुक्रमित किया, जो वर्तमान मनुष्यों के विलुप्त रिश्तेदार है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अंकटाड एनुअल ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है? तो जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है दोस्तों? 5.70। अंकटाड के अनुसार जो है 2022-23 के लिए भारत की जो जीडीपी रहेगी, जीडीपी वो कितना अनुमानित है? 5.70%। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? तो ये जो है टेस्ला के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्टिमस
टेस्ला कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY लागू करता है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है कौन लागू करता है? तो ये जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, यानी ऑप्शन जो है बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगाया जाता है? तो 2000 तक क्या है, कोई शुल्क नहीं है। चलिए देखते हैं डिटेल में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने स्पष्ट किया है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2000 रुपये तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नोक्स किस देश की लेखिका हैं? तो एनी अर्नोक्स जो है फ्रांस की, कहाँ की, फ्रांस की लेखिका हैं। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। फ्रांस की लेखिका एनी अर्नोक्स को साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। 82 वर्षीय लेखिका को उनके उपन्यासों के लिए जाना जाता है जो वर्ग और लिंग भेद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। एनी अर्नोक्स द्वारा लिखी गई 20 से अधिक पुस्तकें दशकों से फ्रांस में स्कूली पाठ है। इस वर्ष साहित्य पुरस्कार के दावेदारों में से एक भारत में जन्मे लेखक सलमान रुश्दी भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट। कुनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कुनो नेशनल पार्क जहां चीतों को लाया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीता की शुरुआत की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। ये क्वेश्चन ध्यान से देख के जाइएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी चीता टास्क फोर्स के कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा। यह 2 साल की अवधि के लिए लागू होगा और चीता की स्वास्थ्य स्थिति, संगरोध और सॉफ्ट रिलीज संलग्न क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और चीतों के कुनो नेशनल पार्क के आवास के अनुकूलन की निगरानी करेगा। ठीक है, नंबर 13 किस संस्थान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया? तो RBI। आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर जो है हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट जारी किया। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति SC की स्थिति की जांच के लिए गठित आयोग के प्रमुख कौन है? तो ये है न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन जो है। कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके जो है आने के पूरे पूरे चांस है। देखिए, मोढेरा जिसे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है गुजरात में। चलिए डिटेल में देख लेते हैं इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के एक गांव मोढेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। मोढेरा सूर्य मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। गुजरात सरकार के अनुसार इस गांव के घरों में 1000 से अधिक सौर पैनल लगाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों के लिए बिजली पैदा हो रही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर NLDC से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखिए, ये दिया है जल शक्ति मंत्रालय, तो ये चूंकि विद्युत मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन बी जो है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय और ऑप्शन डी विद्युत मंत्रालय। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए चालू वर्ष तक 66.5 गीगावाट क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उत्पादन की परिवर्तनशीलता को दूर करने के लिए 13 RE प्रबंधन केंद्र REMC भी स्थापित करेगा। 2026-27 तक अतिरिक्त 52 गीगावाट संभावित REZ को एकीकृत करने के लिए एक पारेषण प्रणाली की भी योजना बनाई जा रही है। बिजली मंत्री ने वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी और
वन नेशनल लोड डिस्पैच बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किस संस्था ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी किया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लुप्तप्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? लुप्तप्राय स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर सही है दोस्तों, बी, तमिलनाडु में। आंसर हमारा हो जाएगा बी। नंबर देखिए 19, किस देश ने 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे कम स्कोर हासिल किया है? तो ये जो है यमन। कौन सा जो है कंट्री जो है सबसे जो है कम स्कोर हासिल किया? तो वो है यमन। अभी देखिए डिटेल में इसको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 4 संकेतकों पर आधारित है: बाल पोषण, बाल स्टंटिंग, बाल वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। चीन और कुवैत एशियाई देश है जिन्हें इस सूची में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भुखमरी का स्तर सबसे अधिक है। यमन दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अंतिम स्थान पर है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी भुखमरी है यमन में। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 20, फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत को क्या रैंक मिला है? तो ये जो है 51 रैंक मिला है। ठीक है, 51। अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ फ्रीडम हाउस के अनुसार देश में डिजिटल विभाजन को पाटने के प्रयासों के बाद भारत का इंटरनेट स्वतंत्रता स्कोर 2 अंक बढ़कर 51 हो गया। 2021 में इंटरनेट फ्रीडम में भारत का स्कोर 49 था। क्वेश्चन नंबर 21, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय के नुकसान से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन जो है डी सही है, भारत। G20 देशों में जलवायु विश्लेषण संगठनों की जानकारी द्वारा क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों में आय के नुकसान से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश भारत, जीडीपी का 5.4%, इंडोनेशिया जीडीपी का 1.6% और सऊदी अरब जीडीपी का 1% थे। गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से आय की हानि सेवाओं, विनिर्माण, कृषि और निर्माण में सबसे अधिक थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है तजूनी, बी जाबी वाका और सी यार्डली और डी जो है मिराइटोवा। तो ऑप्शन ए सही है, तजूनी। पेग्विन तजूनी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले फीफा महिला विश्व कप की आधिकारिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है, तजूनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरी मतलब अर्बन, पुरस्कार 2021 में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है गुजरात को। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 2021 में पहला स्थान किसको मिला? गुजरात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। हर साल विश्व विकास सूचना दिवस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है? सिम्बेक्स। ठीक है, तो ये जो है SI लिखा है ना, SI सिंगापुर इंडिया जो है एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। भारत और सिंगापुर की नौसेनाएं विशाखापट्टनम में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना 2 चरणों में सिम्बेक्स 2022 के 29वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, मच्छू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो मच्छू नदी पर मोरबी ब्रिज जो है ये है गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाने का सुझाव दिया था? तो ये जो है जापान जो है। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
28 हाल ही में खबरों में रहे 103वें संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया था? तो 103 जो संविधान संशोधन हुआ ये रिलेटेड है EWS 10% कोटा से। ठीक है, ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। केंद्र सरकार ने 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से प्रवेश और सार्वजनिक सेवाओं में EWS आरक्षण के प्रावधान की शुरुआत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3/2 के बंटवारे के फैसले में EWS के लिए 10% कोटा बरकरार रखा। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने संशोधन को रद्द कर दिया था, लेकिन बहुमत पीठ ने इस अधिनियम को बरकरार रखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 29 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? तो ये है वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन जो है सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 PM गति शक्ति मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर रहा है? तो ऑप्शन जो है ए सही है, वाराणसी जो है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सपोर्ट करें। आपको अन्य जो है एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, उत्तर प्रदेश PCS और यूपी के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए जो है काफ़ी सारे मटेरियल, काफ़ी सारे वीडियो जो है अपलोड किए गए चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए देखते हैं आगे। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये है वाराणसी। ठीक है, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री वाराणसी में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम जो है भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जलमार्गों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? तो ये जो है दोस्तों 26 नवंबर जो है 1949 को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नए राज्यों के गठन या नाम में परिवर्तन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये जो है संसद को प्राप्त है। संसद ही जो है कानून बना सकता है। ऑप्शन ए टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? तो ये जो है देखिए मूल अधिकार से भी है, नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक कर्तव्य से, यानी ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा से संबंधित है। इसके तहत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के तहत राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्ण बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। इस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 अनुच्छेद 352 के तहत अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है? तो ये जो है 3 बार जो है लागू किया गया है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 के तहत अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लागू किया गया है। देखिए अब तक जो है अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है। ठीक है, पहला जो है 1962 में भारत चीन आक्रमण के समय, दूसरा जो है 1971 में भारत में पाकिस्तान आक्रमण, और तीसरा जो है 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है, और आर्टिकल 360 है राष्ट्रीय जो है वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी से, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगा है, आर्टिकल 360। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये जो है भारत के महान्यायवादी, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो यह है आर्टिकल 331 के तहत अनुच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिन तक रोक सकती है? तो जो है 14 दिन तक, 14 दिन तक धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, इसके बाद इसे राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, इसे राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए वापस भी नहीं भेजा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक उपक्रम समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो जो है राज्यपाल में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। साधारणतया वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, किंतु इस अवधि के पूर्व राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते और अन्य परिलब्धियों का निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। इस पर राज्य विधानमंडल को मतदान का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्न में से किस समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की थी? तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी सही है, अशोक मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, अशोक मेहता समिति द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की गई थी, यानी रिकमेंडेशन दिया गया था। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं, एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान से देखिए। पहला है बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में, दूसरा है अशोक मेहता समिति 1977 में, और तीसरा है डॉक्टर पीवी के राव समिति 1985, चौथा है डॉक्टर एमएल सिंघवी समिति 1986 और पांचवा पीके थुंगन समिति 1988 जो है। बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद जो है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी। अगर आपसे पूछता है कि द्विस्तरीय ढांचे की रिकमेंडेशन या संस्तुति किसने दी, तो ये हो जाएंगे अशोक मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कौन करता है? तो ये जो है संसद करती है। कौन करता है दोस्तों? संसद। चलिए डिटेल में देख लेते हैं इसको। आर्टिकल 267(1) के तहत संसद भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना करती है। यह निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन रखी जाती है। इस विधि से आकस्मिक और अनपेक्षित व्यय की पूर्ति की जाती है, जिसे संसद के अनुमोदन तक टाला नहीं जा सकता। इस निधि से व्यय के लिए संसद की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, किंतु व्यय के बाद संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। आर्टिकल 267(2) के तहत राज्य की आकस्मिक निधि राज्य विधानमंडल स्थापित करता है, जो राज्यपाल के व्ययना अधीन रखी जाती है। अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि का प्रावधान है। इसमें भारत सरकार को प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व एवं उसके द्वारा लिए गए सभी ऋणों तथा उसके द्वारा दिए गए उधारों के प्रति संदाय से प्राप्त सभी धन राशियों को जमा किया जाता है। इस निधि से कोई भी व्यय संसद की अनुमति से ही किया जाता है। संसद द्वारा इसके लिए विनियोग विधेयक
पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 42, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है? संघ सूची में कौन सा है देखिए इसमें से, तो ये है नागरिकता, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कुल कितनी भाषाएं शामिल थीं? कुल कितनी भाषाएं शामिल थी? तो ये जो है 14, लेकिन वर्तमान में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो उस समय जो है 14 जो है थी। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थे, वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी को, 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी और 92 संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343(2) यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए पहले प्रयोग किया जाता रहा था। अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो है 1980, ये बिल्कुल सही है। बहुजन समाज पार्टी 1984, ये भी सही है। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992। आम आदमी पार्टी 2014 दिया है, ठीक है, ये जो है गलत है। चलिए देखते हैं इसको। आम आदमी पार्टी का जो गठन है 2014 नहीं बल्कि 2012 में हुआ था। हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दिए जाने के बाद अब देश में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं ये देखिए। पहला तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा 1980, कांग्रेस 1885, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1964 में, नेशनल पीपल्स पार्टी है पांचवा, और छठा जो है 2012 में आम आदमी पार्टी। वहीं एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन 45, संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है ब्रिटिश संविधान हो जाएगा। संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है देखेंगे 40। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलते हैं? तो भारत के पूर्वी और जो पश्चिमी घाट है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ये है सिक्किम। दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछता है तो ये है लक्षद्वीप जो है। चलिए क्वेश्चन 48 देखिए दोस्तों, भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी सही है। विश्व का सर्वोच्च शिखर हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर गॉडविन ऑस्टिन या माउंट केटू है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित है। भारत में अगर स्थित पूछा जाए तो भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। अगला क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो ये है सी रोहतांग जो है, ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? सी रोहतांग। अब देख लेते हैं कुछ दर्रे और कौन से स्टेट में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है डबल स्टार लगाइए इसको। देखिए नीति माना जो दर्रा है कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। कराकोरम जो है जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में, और जिलेपला जो है, जिलेपला नाथुला, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए सही।
सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। चोटी अमरकंटक है, जहां से नर्मदा, सोन एवं महानदी का उद्गम होता है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? तो ये जो है श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी, श्रीहरिकोटा द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? भागीरथी और अलकनंदा ये जहाँ पे मिलते हैं उन्हें देवप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस जो प्रीलिम्स अभी हुआ था एग्जाम, उसमें भी पूछा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। और विष्णु प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं वो जो है विष्णु प्रयाग कहते हैं उसको। पिंडार और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं वो कर्णप्रयाग है। मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं वहाँ पे रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग किसको किसको? भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलते हैं ये है देवप्रयाग। अब अगला देखिए क्वेश्चन 53। तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये है दोस्तों झेलम नदी पर। जो तुलबुल परियोजना है वो है झेलम नदी पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से संबंधित नहीं है? चलिए देखते हैं। इन नदियों की घाटियां उथली होती है, सही है। ये नदियां प्राय मार्ग में नहीं बदलती है, ये भी सही है। ये नदियां अनुवर्ती हैं, ये भी सही है। अब ये बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियों से कौन सा संबंधित नहीं है? नदियां सदावाहिनी होती है, जो ये गलत है। चलिए देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्राय मौसमी होती हैं, क्योंकि नदियों के जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में इनका जल या तो कम हो जाता है अथवा सूख जाता है। इसके विपरीत हिमालय पर्वत की नदियों के जल का स्रोत वर्षा के साथ साथ हिमालय पर्वत की चोटियों पर स्थित बर्फ भी है। इसलिए हिमालय पर्वत की नदियां क्या है? हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं वो है सदावाहिनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। मंजरा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मंजरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी टिक कीजिए। मंजरा गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक नामक स्थान से होता है। इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियां इंद्रावती है, प्राणहिता है, प्रोड़ा है, वर्धा, प्रवरा, वेनगंगा, पेनगंगा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 57। लोकटक झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक जो है कहाँ पे है? ये जो है मणिपुर में है। इस झील में केबुल लमजाओ नामक नेशनल पार्क स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, उज्जैन नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन नगर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है। आंसर जो है सी सही है। देखिए लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और बरमेजो नदी जो है मकर रेखा को 3 बार काटती है। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार, कांगो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और बरमेजो नदी जो है मकर रेखा को 3 बार काटती है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए, ये आने के पूरे पूरे चांस है। चलिए क्वेश्चन 60। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए क्या चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। आंसर जो है हमारा हो जाएगा बी सही, काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटी होती है।
21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। अगर दिन और रात बराबर पूछेगा तो ये है 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात जो है सबसे छोटी होती है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 62। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है ये सही है। आगे बढ़िए। 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये तुर्की से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन जो है डी सही है। देखिए अभी 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। यह यूरोप के तीन देशों यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और फ्रांस से होकर गुजरती है। इनके अतिरिक्त यह रेखा घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो इत्यादि देशों से भी होकर गुजरती है। क्वेश्चन 64 देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर के नहीं जाती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आंसर जो है सी सही हो जाएगा, इटली में है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? इटली में है। अभी देखिए क्वेश्चन 66। वी आकार की घाटी का निर्माण निम्नलिखित में से किस अपरदन के कारक के प्रभाव से होता है? तो ये जो है नदी अपरदन के कारण के प्रभाव से होता है। नदियां अपनी युवावस्था में अपने मार्ग में पड़ने वाले पर्वतों को लंबवत काटकर प्रवाहित होती हैं, तो वहां पर अंग्रेजी के वी अक्षर के समान तीव्र ढाल वाली घाटी का निर्माण हो जाता है, जिसे वी आकार की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन 67। मृत घाटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो मृत घाटी जो है अमेरिका में है। वी देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब डिटेल में देखिए, मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पे है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इसके अतिरिक्त सान जुआन घाटी स्थित है, ब्लैक वुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में, बटरफ्लाई घाटी एवं हैप्पी घाटी हांगकांग में तथा पंजसीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित प्रमुख घाटियां हैं। क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट एक प्रकार की अग्नेय चट्टान है जो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला लावा के ठोस होकर जमने से बनता है। यही कारण है कि ग्रेनाइट के अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जबकि अवसादी एवं कुछ रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। तो आग्नेय जो चट्टान होता है उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी में से कौन है? बताइए। तो ये है अमेजन नदी। जो क्वेश्चन जो है 70। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है दोस्तों टीटी काका झील। जो है कौन सा? टीटी काका झील। ऑप्शन ए टिक कीजिए। टीटी काका झील पेरू एवं बोलीविया के बीच में स्थित है। पेरू एवं बोलीविया के बीच में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इस झील के तट पर बोलीविया की राजधानी लापाज स्थित है। क्वेश्चन 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। बिल्कुल सही है। लोथल जो है गुजरात में पड़ेगा आपका, ये सही है। कालीबंगा से खुदाई में लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है, तो ये जो है सही नहीं है। धौलावीरा के नगर 3 भाग में विभाजित है, ये भी सही है। सुरकोटला से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई, ये भी सही है। हमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी जो है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जबकि लकड़ी का हल वनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन जो है 72। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे कुछ अधिकारी हैं और उनके कार्य हैं, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए बृहस्पति जो दिया है ये चारागाह का अधिकारी होता था, तो आप ऑप्शन जो है 20 सही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखिए 73। चौथी संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इस संगति का उपाध्यक्ष कौन था?
ऑप्शन सी अश्वघोष। निम्न अभिलेखों पर विचार कीजिए। पहला मास्की है, दूसरा नेतुर है और तीसरा जो है उदयगोलम है। उपयुक्त में से किस अभिलेख से अशोक के व्यक्तिगत नाम की जानकारी प्राप्त होती है? तो अशोक के जो व्यक्तिगत नाम की जानकारी है वो मास्की, नेतुर, उदयगोलम तीनों से ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवरत्न और क्षेत्र। देखिए धन्वंतरी ये जो है चिकित्सा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, धन्वंतरी जो है चिकित्सा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। वराहमिहिर ज्योति से थे और शंकु जो है स्थापत्य से। वरुचि जो है नाटक से संबंधित नहीं थे। ठीक है, वरुचि जो है संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए जो है बी गलत है। और यही आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 76 देखिए। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कौन सा वंश कन्नौज पर अधिकार करने में सफल रहा? तो ये जो है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार करने में सफल रहा। त्रिपक्षीय संघर्ष 3 राजवंशों के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए डायनेसियस संबंधित राजा, ये विदेशी यात्री है, और संबंधित राजा जो है बिंदुसार। तो डायनेसियस जो है बिंदुसार जो राजा थे उनके दरबार में आया था, विदेशी यात्री। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, यानी उनके समय में। और अल मसूदी जो है प्रतिहार शासक महिपाल के समय में। और सुलेमान दिया है समुद्रगुप्त। तो सुलेमान जो है समुद्रगुप्त के समय में नहीं आया था, ये जो है मिहिर भोज के दरबार में आया था, इसलिए जो है ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, अगला देखिए 78 सल्तनत कालीन प्रशासन में मोतसीब का कार्य था। मोतसीब का कार्य क्या है? न्याय विभाग का सहायक था। ये सल्तनत कालीन प्रशासन में मोतसीब का कार्य था न्याय विभाग का, ये सहायक था। आंसर सी सही है। आगे बढ़िए 79 टुलु वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये जो है वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, टुलु वंश। अगला क्वेश्चन 80 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्काचार्य का दर्शन द्वैतवाद था। तो पहला बिल्कुल सही है। रामानंद ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए, ये भी सही है। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक शेख सलीम चिश्ती थे, ये गलत है। ऑप्शन डी देखिए। कदरिया सिलसिले के संस्थापक शेख मोइनुद्दीन कादर जिलानी थे। ठीक है, तो ये भी सही है। अब देखते हैं कि सी गलत क्यों है। देखिए सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। इस सिलसिले की शुरुआत बगदाद में हुई थी, और अन्य सभी कथन जो है सही है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर जो है 81 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हुगली क्षेत्र में पुर्तगीजों का दमन किया? तो ये जो है बी सही है, शाहजहां ने जो है दमन किया। ठीक है, मुगल शासक शाहजहां ने हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों का दमन किया। क्वेश्चन 82 निम्न में से किसके द्वारा दिल्ली में खैरुल मनाजिम नामक स्कूल की स्थापना कराई गई? तो महामंगा के द्वारा जो है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। महामंगा के द्वारा दिल्ली में खैरुल मनाजिम नामक स्कूल की स्थापना कराई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए कनपुत लगान निर्धारण की जो है एक पद्धति, ठीक है, ये भी सही है पहला। इस्लामी मकतब क्या था? इस्लामी जो है शिक्षा के प्राथमिक केंद्र थे, ये भी सही है। मलफूज दिया है सूफी संतों के प्रवचन, ये भी सही है। लेकिन सी में देखिए क्या गलत है। मणिग्रामम, मणिग्रामम जो है चोलकालीन व्यापारियों का संघ था। ठीक है, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था? तो ये जो है पुर्तगालियों ने। कहाँ पे स्थापित किया? देखिए गोवा में, क्योंकि गोवा में ही जो है सबसे पहले वो सेटल हुए, और सबसे जो है पहले आए थे और सबसे बाद में गए भी ये। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए सही है। ब्रिटिश सर्जन हैमिल्टन ने एक मुगल बादशाह को किसी रोग से मुक्ति दिलाई थी, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने एक फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। वह बादशाह कौन था?
था फर्रुखसियर। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन जो है सी सही है, ये जो है फर्रुखसियर। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने हैमिल्टन की कार्य से खुश होकर एक फरमान जारी कर बंगाल में कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्वेश्चन देखिए अभी 86, निम्न में से कौन सा कथन दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है। पहला दिया है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, बिल्कुल सही है पहला जो है। दूसरा दयानंद सरस्वती वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, ये भी सही है। तीसरा है 1886 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की, ठीक है, ये जो है सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है देखिए, उन्होंने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। चलिए देखते हैं सी में क्या गलत है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यहाँ पे दिया था 1886, इसलिए जो है ऑप्शन जो है सी गलत है, ठीक है। ये जो है 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की उन्होंने स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन 87, तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की। तो आंसर जो है बी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 संस्मरण पत्र किस कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है। तो यह है लखनऊ अधिवेशन 1916 से संबंधित है, ठीक है। 19 संस्मरण पत्र जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 89, क्वेश्चन जो है देखिए 89, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा भवन में कब खाली बेंचों पर बम मारकर सांकेतिक विरोध किया था। तो ये जो है 1929 में। अभी देखिए क्वेश्चन जो है 90, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 91, रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये जो है 1913 में। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है, संस्था और संस्थापक दिया हुआ है। हिंदू महासभा, इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही है। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, ये भी सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। ऑप्शन बी है ली आयोग 1924 की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में हुआ। प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक 4 जुलाई 1947 ईस्वी को पेश किया गया था। तो ये जो है ऑप्शन सी, दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था, जो कि गलत है। 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, इसलिए जो कौन सा सही नहीं है, या ये जो है सी सही नहीं है, अन्य सभी कथन सही है। क्वेश्चन जो है 94, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में किस देश के तहत भारतीय क्रांतिकारियों के साथ साथ 3 ब्रिटिश नागरिकों पर भी षड्यंत्र का केस चलाया गया। तो ये जो है मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस। अगला क्वेश्चन देखिए 95, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई स्क्रीन समिति का संबंध था। तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई स्क्रीन समिति का संबंध था थल सेना के भारतीयकरण के लिए, ठीक है। बनाई गई फ्री स्क्रीन समिति का संबंध जो है भारतीय थल सेना का जो है थल सेना के भारतीयकरण से संबंधित था। चलिए देखिए, थल सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सैनिक रखे जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1925 में स्क्रीन कमेटी का गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू भी इसके सदस्य थे। उस नीति का नाम बताएं जो सरकार की व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करता है। तो ये है राजकोषीय नीति। ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 97, राजकोषीय नीति से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। तो ये जो ऑप्शन ए गलत दिया है। इस नीति में सार्वजनिक आय और व्यय की बात की जाती है, सही है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है। इसका परिणाम तात्कालिक होता है।
देखिए, विकल्प ए असत्य है। राजकोषीय नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं अपितु सरकार की बजट नीति द्वारा होता है, अर्थात वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस नीति को तैयार किया जाता है, जबकि मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त जो है सभी कथन सत्य है, ये असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आंसर डी सही है, ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली। ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली जो है एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्वेश्चन देखिए अब 99, निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के उपयोग में लाया जाता है? तो ये जो है बेरोजगारी बीमा लाभ के भुगतान के लिए जो है। क्वेश्चन देखिए 101, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो है आपका परिवहन कर। परिवहन कर एक प्रकार का राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल एक कर है, जबकि उपहार कर और निगम कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में और सीमा शुल्क केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में शामिल एक कर है। क्वेश्चन 103, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लाभांश कर, दूसरा टोल टैक्स और तीसरा व्यय कर। उपयुक्त कथनों में से प्रत्यक्ष कर की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है प्रत्यक्ष कर इसमें कौन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो है तीनों ही जो है क्या है, लाभांश, टोल और व्यय तीनों ही क्या है, प्रत्यक्ष कर की पहचान है। आंसर जो है 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी सही है, ऑप्शन डी टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है? तो ऑप्शन जो है अपना जौ हो जाएगा, ऑप्शन ए जौ। जौ एक शीत ऋतु की फसल है, जबकि सोयाबीन, कपास वर्षा काल की फसलें हैं और तरबूज जो है ग्रीष्मकाल की फसल है। क्वेश्चन देखिए 105, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं, बिल्कुल हैं। इसके बाद देखिए सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ बागानी फसलें हैं, भी सही है। कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें हैं, तो ये जो है सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही, 1 एंड 2। 106, भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पर कौन स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश दोस्तों। क्वेश्चन 107, निम्नलिखित समूहों में से श्री अन्न किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद है? तो ये जो है सावा, कोदो, कुटकी जो मोटे अनाज होते हैं वो श्री अन्न में शामिल है। मिलेट को श्री अन्न से संबोधित किया गया है। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए अगला 108, क्वेश्चन देखिए 108, कृषि वर्धक निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया है? किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराने के लिए जो है कृषि वर्धक निधि की स्थापना किया गया है। तो ऑप्शन ए टिक कीजिए। क्वेश्चन देखिए 109, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला पॉइंट है कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है। दूसरा पॉइंट है वर्तमान में 22 फसलों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही पॉइंट सही हैं, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, 1 एंड 2 जो है, यानी पहला पॉइंट भी सही था और ये दूसरा पॉइंट भी सही है। देखिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। कृषि लागत एवं कीमत की आयोग की जो स्थापना है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना सन 1965 में की गई। कब किया गया? कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई, परंतु इसका नाम सन 1985 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग किया गया। यह आयोग बाजार मूल्यों को एवं कृषि लागत को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन के न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य एवं आवंटन मूल्य का निर्धारण करने के लिए सरकार को सलाह देती है, परंतु अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वर्तमान में आयोग द्वारा 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है की संस्तुति किया गया, जिनमें खरीफ फसलें हैं 14, रबी फसलें 6 और नकदी फसलें 2 शामिल हैं। क्वेश्चन 110, वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में स्थान है? तो कृषि निर्यात में भारत का स्थान है दोस्तों, यह है 13वां, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन देखिए 111, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले
बढ़ते क्रम में बताइए। तो श्रावस्ती, फिर बहराइच और बलरामपुर। तो ऑप्शन जो है डी सही है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का जो है रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। विरंजक चूर्ण का मुख्य कार्य सूती तथा लिनेन कपड़ों पर से दाग धब्बों को हटाना है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए भी किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग स्विमिंग पूल में भी करते हैं। इससे क्लोरोफॉर्म भी तैयार किया जाता है। क्वेश्चन देखिए 113 फ्यूज का सिद्धांत है। तो ये है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। जब टेम्परेचर बढ़ता है या जब वोल्टेज बढ़ती है तो क्या होता है, वो जो है ब्रेक हो जाता है, जिससे कि ये सेफ्टी भी है फ्यूज। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं इसके। फ्यूज विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अच्छा फ्यूज सदैव टीन तथा शीशे का बना होता है। फ्यूज का गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, तभी फ्यूज का तार उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म होकर टूट जाता है। तो फ्यूज जो होता है तार, वो टीन और शीशे का बना होता है। क्वेश्चन देखिए 114, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु की पहचान कीजिए। तो यह है ऑप्शन बी पोटेशियम। पोटेशियम काफी क्रियाशील है। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम तथा पोटेशियम दोनों ही क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही होगा। क्वेश्चन देखिए 115, अल्ट्रा सोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली तरंगे हैं। तो ये है पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 116, ग्लाइकोजन एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है। शरीर में इसका निर्माण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये जो है यकृत के द्वारा किया जाता है। ग्लाइकोजन एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है। शरीर में इसका निर्माण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण जो है यकृत के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन देखिए 117, धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या किस धर्म को मानने वालों की है? तो सबसे कम जो है यह है बौद्ध धर्म। यहाँ पे गलत दिया है, सी नहीं होगा बल्कि डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है मिजोरम का। ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा जो है शिक्षित केरल में, इसके बाद मिजोरम। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल 93.9%, जिसके बाद जो है मिजोरम का स्थान है, जहां साक्षरता 91.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार 73.7% है। किसी पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो ये जो है विभज्योतक ऊतक, यानी ऑप्शन जो है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। किसी पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, बताइए। तो ये होता है विभज्योतक ऊतक। किसी पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए विभज्योतक ऊतक का जिम्मेदार होता है। यह पौधे के तने तथा जड़ के शीर्ष पर मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 120, एस्कीमो जनजाति के लोग जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में रहते हैं, उनके घरों को इग्लू कहते हैं। इग्लू किस कारण रहने लायक गर्म वातावरण प्रदान करते हैं? उष्मा की संवहन विधि के कारण जो है। ठीक है, ऑप्शन देखिए 121 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 121, जब पृथ्वी की घूर्णन गति को तीव्र कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पृथ्वी की घूर्णन गति जब पृथ्वी की घूर्णन गति को तीव्र कर दी जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण जो है ये कम हो जाएगा। वर्तमान घूर्णन गति पर पृथ्वी का जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, परंतु यदि घूर्णन गति तेज हो जाएगी तो यह मान कम हो जाता है, जबकि घूर्णन गति कम हो जाने पर यह मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो ये है दोस्तों केरल। ठीक है, सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक 1084 है, यानी 1000 पुरुष है, मतलब 1000 जो है अगर मेल है तो फीमेल 1084 है। ठीक है, पुडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंगानुपात 1038 है, जो दूसरा सबसे अधिक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है आप 123, बच्चों में अग्र चौवर्णक दांतों की संख्या कितनी है? तो ये है 0।
बच्चों में अग्रचवर्णक दांतों की संख्या एक भी नहीं होती, अर्थात यह वयस्क मनुष्य में कुल मिलाकर 8 होते हैं, परंतु बच्चों में कुल दांतों की संख्या 20 होती है, जिनमें इनकी संख्या यानी अग्रचवर्णक की 0 होती है। क्वेश्चन देखिए अगला, डीपीटी। क्वेश्चन 124, डीपीटी वैक्सीन कौन कौन से रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है? डीपीटी डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, तो ये जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंसर जो है डी टिक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु निम्नलिखित में से सॉरी क्वेश्चन देखिए 125, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में मिलता है? तो कौन सा जो है अधातु है जो ठोस अवस्था में मिलता है? बोरान। बोरान बोरान जो है प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतर तत्व ठोस है। लगभग 11 तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनॉन, रेडॉन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। पारा तथा ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्वेश्चन देखिए 126, जुगनू नामक जीव के शरीर में एक ग्रंथि होती है जिससे फास्फोरस सदृश पदार्थ रुक रुक कर स्रावित होता है। हवा के संपर्क में आने पर यह जलता हुआ प्रतीत होता है। यह पदार्थ कौन सा है? तो यह है लूसीफेरिन जो है। यह पदार्थ कौन सा है? लूसीफेरिन। ऑप्शन जो है ए सही है। जुगनू रात्रि में चमकता हुआ दिखता है। इस जीव के शरीर में ग्रंथि होती है, इससे फास्फोरस से सदृश एक पदार्थ रुक रुक कर बाहर आता है और हवा के संपर्क में आने पर यह जो है हमें जलता हुआ प्रतीत होता है। इस पदार्थ को लूसीफेरिन कहते हैं। यह हवा के संपर्क में आने पर जलता हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन देखिए 127, चींटी के काटने पर कैलामाइन घोल को त्वचा पर लगाया जाता है। कैलामाइन घोल की प्रकृति होती है क्षारीय जो है, ठीक है। जब कोई चींटी काटती है तो यह मेथनाइक अम्ल छोड़ती है जो कि दर्द एवं जलन करता है। इसका असर समाप्त करने के लिए कुछ क्षारीय पदार्थों की आवश्यकता होती है। कैलामाइन या तो फेरिक ऑक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड का मिश्रण है या जिंक कार्बोनेट यौगिक का। जिंक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो लगाने से क्या होगा? दर्द जो है कम हो जाएगा। चूंकि अम्लीय है तो ये उदासीन हो जाएगा क्षारीय यूज करने के बाद। क्वेश्चन देखिए 128, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म है। पहला ऑप्शन दिया है बलरामपुर बागपत, दूसरा ऑप्शन बी दिया है गाजियाबाद जौनपुर, ऑप्शन सी दिया है गौतम बुद्ध नगर श्रावस्ती और ऑप्शन डी जौनपुर गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो बलरामपुर और बागपत यहाँ पे जो है शिशु लिंगानुपात क्या है? बहुत ही कम है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक तथा सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर एवं बागपत है, तो ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 129, पेयजल के लिए पीएच की वांछनीय सीमा क्या है? तो ये जो है 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए पेयजल की पीएच जो है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि मधुमक्खी आपको डंक मार दे तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोत्तम औषधि होगी? तो ये जो है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के विष में फार्मिक अम्ल होता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए इसके डंक के स्थान पर बेकिंग सोडा के घोल जैसे मृदु क्षार का प्रयोग फार्मिक अम्ल को निष्क्रिय कर इसके प्रभाव को समाप्त कर सकता है। इसके दर्द और जलन में कमी आती है और राहत मिलती है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है किसको? लेडी एडा अगस्ता। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बायोस का पूरा रूप होता है, क्या होता है बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन देखिए 133, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर है ये पेंटियम जो है ब्रांड से पूछा जाता है। देखिए इसमें जो है कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंकजेट, क्वेश्चन 134, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। तो मूल रंग कितने होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 3 जो है, ठीक है। क्वेश्चन 135, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है जिसका पूर्ण रूप है। तो ये जो है बी सही है, अमेरिकन
स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन जो है इसमें दोस्तों बी सही है। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बहुत सारे पूछता है। बैंकों में चेक एवं ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? बैंकों में चेक एवं ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है माइकर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है सी सही है। बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट के शीघ्र भुगतान तथा नकल रोकने के लिए MICR, वही माइकर लिखा है, MICR इन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह टेक्नोलॉजी है, इस कोड का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष प्रकार से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? देखिए ऑप्शन ए दिया है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर आउटपुट हो गया, मॉनिटर जो है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, केवल इनपुट चाहिए हमें, तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 138, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी है? तो सबसे तेज मेमोरी किसकी होती है? ये होती है कैश मेमोरी की। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। तो सभी क्या हो जाएगा? इनपुट इकाई है। ऑप्शन जो है डी सही है। अगला क्वेश्चन 140, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो चौधरी चरण सिंह जो है, ऑप्शन सी। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है ताज निकलने की अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था होती है। यदि किसी किसान को एक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो उसे इसी अवस्था में सिंचाई करना चाहिए। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो ये है ग्रामीण निर्धनता जो है, ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए ग्रामीण निर्धनता एक प्रभावी कारण है। कृषि कार्य में संलग्न अधिकांश भारतीय शहरों की अपेक्षा गांव में निवास करते हैं, अतः शहरी निर्धनता का कृषि विकास पर प्रभाव ग्रामीण निर्धनता की तुलना में न्यून है, जबकि शहरों से गांव की ओर पलायन सर्वथा असत्य है। अगला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो ये नीति आयोग के अंतर्गत, अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित किया गया है। 145, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अभी देखिए क्वेश्चन 145 सौभाग्य योजना संबंधित है। तो ये जो है गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन जो है सी सही है इसमें। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है। सॉरी, क्वेश्चन देखिए 146, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्वेश्चन 147, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों आपका ब्रजभूमि से संबंधित है चरकुला नृत्य। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 148, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के लिए उनकी रचना गीतांजलि हेतु प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय थे। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, जिससे हम और आगे जो है टेस्ट सीरीज इसके जो है अपलोड करें। 149 देखिए, निम्नलिखित में से किस से गुरु ने गुरुमुखी आरंभ की? तो जो है गुरु अंगद, ऑप्शन जो है डी सही है।
जो गुरुमुखी का शुरुआत जो है गुरु अंगद जी ने किया। गुरुमुखी पंजाबी शब्द गुरामुखी से बना है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया, ये जो है राज्य सूची में, ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा बी सही। पंचायती राज सम्मिलित है राज्य सूची में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसे संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से माना जाता है। 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। तो दोस्तों इसी के साथ जो है जो टेस्ट सीरीज 1 ये समाप्त हुआ। तो वीडियो री एग्ज़ाम इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय